नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। आज बात करेंगे प्रियंका गांधी वाड्रा की। जी हां, कांग्रेस का एक जाना माना चेहरा, गांधी परिवार से आती हैं, गांधी परिवार की बेटी हैं। राहुल गांधी और सोनिया गांधी के बाद उनका रसूख जो है कांग्रेस पार्टी के अंदर वो हर कोई जानता है, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। उनकी हाल फिलहाल में डिमांड भी बहुत बढ़ गई है कांग्रेस पार्टी में। जिस तरह से इलेक्शंस जो जीते गए हैं, एक तो कर्नाटक, उससे पहले हिमाचल, तो उनकी डिमांड काफ़ी बढ़ गई है। अब खबर ये आ रही है कि प्रियंका गांधी वाड्रा नेशनल पॉलिटिक्स में और भी ज़्यादा सक्रिय होंगी, क्योंकि लोकसभा के चुनाव अगले साल होने हैं। इससे पहले कई राज्यों में भी चुनाव होने हैं, इसलिए यूपी का, क्योंकि अभी तक उनको चार्ज दिया गया था, उन पर जिम्मेदारी थी उनके कंधों पर, अब उन जिम्मेदारियों से अलग अब उन पर बड़ी जिम्मेदारी डाली जा रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। इसे लेकर आज बातचीत करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे बीच है। संजीव जी, प्रियंका गांधी की डिमांड और दूसरा उनका नेशनल पॉलिटिक्स में आना किस तरह से कांग्रेस के लिए बेनिफिशियरी रहने वाला है, और जो आगामी लोकसभा के इलेक्शंस होंगे, उससे पहले कई विधानसभा के भी इलेक्शंस होने हैं, उसमें क्या प्रियंका का नेशनल पॉलिटिक्स में एंटर करना फायदेमंद साबित होगा? किस तरह से देखा जाए इसे? मुझे लगता है कि कोई विचार जो अगर बहुत तेजी से सतह पर आना चाहता है तो उसे आप कितना भी दबा लीजिए, वो सतह पर आ ही जाता है। नोबडी कैन स्टॉप एन आइडिया व्हिच टाइम हैज कम। और ऐसा ही प्रियंका गांधी के मामले में हो रहा है। राष्ट्रीय राजनीति करने की उनकी जो बात है वो अब बहुत तेजी से चर्चा में है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में उन्होंने, कहते हैं, जीत में भूमिका निभाई। कर्नाटक में बहुत डिमांड उनकी थी प्रचार के लिए, और उन्होंने प्रचार किया, और जीत का एक श्रेय, बड़ा हिस्सा उनको भी जाता है। और उसके बाद पर प्रियंका गांधी तो राजनीति में 2004 से हैं, या उसके पहले से हैं, जब से वो रायबरेली में सोनिया गांधी के लिए प्रचार करती थी और उसके बाद राहुल गांधी के लिए प्रचार करती थी। लेकिन एक बहुत ही कॉन्शियस एफर्ट, बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत उन्हें पीछे रखा जाता था। और कांग्रेस की ये सोच थी कि राहुल गांधी ही लीड करेंगे। दोनों की उम्र में बहुत फासला नहीं है, तो पारिवारिक जिम्मेदारियां वो संभालेंगी, और ज़्यादा से ज़्यादा अमेठी और रायबरेली में वो प्रचार करेंगी। और कांग्रेस की तरफ से तब भी बहुत डिमांड हुआ कि भाई उत्तर प्रदेश के दूसरे सीटों पर भी तो कम से कम प्रचार कर दें, या फिर कुछ और राज्य जहां कांग्रेस वाले उनको बुलाते थे वहां तो चली आए। लेकिन कभी भी वो किसी भी राज्य में प्रचार करने नहीं गई। साल 2019 आते आते, या यूं कह लीजिए कि 2017-16 की बात है, कि तय हुआ कि भाई राष्ट्रीय राजनीति में राहुल गांधी अगर हैं तो उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो प्रियंका गांधी के हवाले की जाए। उस वक्त तक उत्तर प्रदेश में कम से कम आप ये समझ लें कि 2009 और उसके बाद फिर 2012 के विधानसभा चुनाव, फिर 2014 के लोकसभा चुनाव, राहुल गांधी कई चुनाव लड़ चुके थे, लड़वा चुके थे, और 2009 को छोड़ दें तो फिर वो सफलता नहीं मिली थी। विपक्ष में कांग्रेस आ चुकी थी, और राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी की भूमिका अध्यक्ष के तौर पर लोग मांग रहे थे, जो कि आखिरकार वो बने भी। और उन्हीं के नेतृत्व में 2019 में चुनाव हुआ। बाद में उन्होंने इस्तीफा दिया जब हार हुई। पर उसी दौर में प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए चुन लिया गया। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये माना गया कि चूंकि गृह राज्य है गांधी परिवार का, तो वो कुछ नया कर पाएंगी। आपको याद होगा ज्योतिरादित्य सिंधिया पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए, और पूर्वी के लिए प्रियंका गांधी। बाद में ज्योतिरादित्य चले गए तो पूरे उत्तर प्रदेश के लिए प्रियंका गांधी प्रभारी महासचिव हो गई। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उससे कांग्रेस बहुत दूर हो चुकी है, और चुनावी राजनीति में प्रियंका गांधी कुछ नहीं कर पाई। और ये 2017, 2019 और फिर फाइनली 2022 के चुनाव में ये साबित हो गया, विधानसभा चुनाव। और 2022 के चुनाव में उन्होंने खूब मेहनत की थी, और कई प्रयोगों ने उनके
लोगों का ध्यान खींचा था। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, आज भी लोग याद करते हैं। यहाँ ये देखिए, आपने बताया लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और भीड़ भी काफ़ी जुटा करती थी। मुझे याद है हाथरस की घटना हो या इस तरह की जितनी भी घटनाएं हो, लखीमपुर खीरी और वो झाड़ू देता हुआ वो जो तस्वीर उनका, सीतापुर की जेल, सीतापुर का हाँ, तो दृश्य फिर वहाँ जो उन्हें पुलिस लाइन में रखा गया था कमरे में, और उन्होंने खुद साफ किया। लोगों की आत्मीयता उनके प्रति थी, पर वो आत्मीयता वोटों में कन्वर्ट नहीं हो रही थी। कहीं ना कहीं कुछ पेच फंसा हुआ है, और शायद इसी बात का संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश की राजनीति से उन्होंने अपने आप को खींचा, और नेतृत्व ने संभवतः उनको परमिशन इस बात की दी होगी। आलाकमान ने उनकी अलग भूमिकाएं तभी से देखनी शुरू कर दी, और इसलिए आपने देखा कि हिमाचल प्रदेश में राहुल गांधी नहीं गए, सोनिया गांधी भी नहीं गई, प्रियंका गांधी ने प्रचार वहां किया, और वो भी बहुत ज़्यादा नहीं किया। लेकिन प्रियंका गांधी का एक घर हिमाचल प्रदेश के माशोबरा में है, तो एक तरह से वो वहाँ की बाशिंदा भी हैं। तो उस नाते से वो उन्होंने कुछ बातें कही सियासी तौर पर, और जब जीत हुई तो उस जीत को प्रियंका गांधी से जोड़ दिया गया, और तभी से ये चर्चा शुरू हुई कि प्रियंका को राष्ट्रीय राजनीति में लाना चाहिए। प्रियंका का राष्ट्रीय राजनीति में आना, क्योंकि आपने कहा कि राहुल गांधी को हमेशा से आगे रखा गया है, अचानक से ऐसा क्या हुआ है, ऐसा क्या घटनाक्रम हुआ है? हालांकि डेवलपमेंट्स तो बहुत सारी हुई हैं कि राहुल गांधी के उसी समानांतर प्रियंका गांधी भी राजनीति करती हुई नजर आएंगी। क्या बैकस्टेप होना सोनिया गांधी का एक वजह है, राहुल गांधी पर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ना राजनीति का? क्योंकि जब तक सोनिया थी तो एक दाएं हाथ की तरह काम करते थे राहुल गांधी। अब क्योंकि पार्टी की कमान मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथ में है, वो अपनी सदस्यता खो चुके हैं राहुल गांधी, और जिस तरह की वो बातें करते हैं वो पार्टी लाइन से हट के बातें करते हैं। मतलब बिल्कुल उनके जो तेवर है, कलेवर है, वो पार्टी से एग्जैक्ट मैच करते हुए ऐसा नज़र नहीं आता है, क्योंकि नेता कुछ और कहते हैं कई बार, राहुल गांधी बिल्कुल अलग बात करने लग जाते हैं, या फिर वो बिल्कुल अलग ही बात करते हैं। तो एक वो वजह है। तो प्रियंका का आना कैसे, किन वजहों से हो रहा है नेशनल पॉलिटिक्स में? देखिए, कर्नाटक के चुनाव चल रहे थे, तो शिव कुमार जी जो वहाँ के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष है, DK शिव कुमार, तो उन्होंने बहुत सी योजनाएं जो चला रहे थे वो, और 5 गारंटी बनकर के वो जो सामने आई, तो उसमें बड़ा साफ एक संदेश वो लेकर के कर्नाटक से आए, और यहाँ आलाकमान से उन्होंने बात की और कहा कि हमें इन योजनाओं के उद्घाटन के लिए प्रियंका जी चाहिए। बड़ा स्पष्ट, और उनका ये कहना था कि कोई एक नेता अगर बहुत पॉपुलर है हमारे यहाँ तो प्रियंका गांधी हैं, और ये उन्होंने खुलकर कहा, इस बात की बगैर परवाह किए कि राहुल गांधी का नाम ले लेना लोग ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि सेफ रहेगा। उन्होंने इस बात को कहा, और आपको याद होगा कि 2-3 गारंटी जो हैं वो प्रियंका गांधी ने इस साल के जनवरी से ही घोषणाएं शुरू कर दी और मंच पर आना शुरू कर दिया उन्होंने। देखिए, ऐसा नहीं है कि प्रियंका गांधी किसी के विकल्प के तौर पर आ रही हैं, सोनिया गांधी पीछे हो रही हैं, या राहुल गांधी अचानक से, जैसा मैंने कहा ना, कि उनकी ज़रूरत कांग्रेस के राजनीति को लगता है कि अब बहुत शिद्दत से पड़ने लगी है। बहुत ज़्यादा उनको लगता है कि एक ऐसा आदमी चाहिए हमें, एक ऐसा नेता हमें चाहिए जो लोगों को पार्टी से जोड़ता हो। राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी ये काम कर चुके हैं। जब 2009 में राहुल गांधी के नाम पर, आप कल्पना कीजिए कि 22 सीटें आ गई थी लोकसभा की उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को, सोनिया गांधी ने तो सरकार ही बनवाई और सरकार 10 साल चलवाई। पर ये करिश्मा जो उनका है वो करिश्मा घटा है जब से 2014 से मोदी काल सामने आया है। तो अब 2014 के बाद 10 साल बीतने के बाद अब नई सरकार आ रही है। 2024 में वो मोदी जी की सरकार होगी या वो गैर मोदी सरकार होगी, ये तय होना है। और इसी समय ये विचार जो है फिर से
मजबूत होकर सतह पर आ गया है कि प्रियंका गांधी को आगे आना ही चाहिए। हिमाचल और कर्नाटक की जीत ने बस उस बात को मजबूती दी है। ये विचार सदैव कांग्रेसियों के भीतर था और शायद यही वजह है कि साल 2018 याद करें आप तो मां नर्मदा की पूजा कर मध्य प्रदेश में कैंपेन शुरू करने का जिम्मा राहुल गांधी का था। उन्होंने किया था। महाकौशल का क्षेत्र कहलाता है और कहते हैं कि जबलपुर उसका मुख्य केंद्र है। वहाँ से प्रचार कार्य 2018 के चुनाव जिसमें कांग्रेस की जीत हुई थी राहुल गांधी ने शुरू किया। और 5 साल बाद देखिए परिस्थितियां कैसे भिन्न हो जाती हैं, बदल जाती हैं। वही महाकौशल, वही नर्मदा की पूजा है, पर राहुल गांधी देश में ही नहीं है, वो विदेश में होंगे और राहुल की जगह प्रियंका मां नर्मदा की पूजा कर रही होगी और उसके बाद उसी जबलपुर में वो भीड़ को संबोधित कर रही होगी 12 जून को। आप देखिए कि कैसे काल चक्र तेजी से घूम रहा है, कोई तय नहीं कर रहा है। दैट्स व्हाई आई सेड कि ये जो विक्टर ह्यूगो ने कहा था, नोबडी कैन स्टॉप द आइडिया व्हिच टाइम हैज कम। शायद प्रियंका का समय आ गया है। प्रियंका गांधी के आने से कांग्रेस की जो नेशनल पॉलिटिक्स है वो और ज़्यादा स्मूथ होगी, क्योंकि हमने देखा है कि कांग्रेस पार्टी में अंतर्कलह है, आपस में नेता लड़ रहे हैं, वो तमाम राज्यों का जिक्र हो सकता है, वो देखने को मिलती रही है। प्रियंका गांधी उन नेताओं को बांधने में या फिर उनको समझाने में सोनिया और राहुल से ज़्यादा कैपेबल नज़र आती हैं। मैं जितनी राजनीति समझ पाता हूँ उस हिसाब से तो और ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी इस बार, क्योंकि 19 में जिस तरह का माहौल था वो 24 में नहीं रहेगा। प्रियंका गांधी आएंगी, वो थोड़ा और स्मूथ करेंगी इन चीज़ों को। कांग्रेस के अध्यक्ष नए बन ही चुके हैं, वो अपनी भूमिका निभाएंगे। राहुल गांधी अपनी भूमिका में है ही। तो ये जो 24 का इलेक्शन होने वाला है थोड़ा स्मूथ होने वाला है कांग्रेस के लिहाज से देखें तो। देखिए, प्रियंका गांधी या राहुल गांधी या सोनिया गांधी, इन तीनों की जो विशेषताएं हैं उनकी अपनी एक सीमा है। हर नेता की अपनी एक सीमा होती है। मोदी जी भी कर्नाटक में गाड़ी नहीं चलवा पाए बीजेपी की, क्योंकि स्थानीय नेतृत्व ने इतनी ज़्यादा स्थिति खराब कर दी थी कि चारों चक्के जो है वो पंचर हो गए थे। तो उसमें कोई भी प्रबल फोर्स आकर के उसको थोड़ी ही दूर ले जा पाया। जीत के लाइन तक पहुंचने के लिए जो चक्के मजबूत होने चाहिए थे, पंचर नहीं होने चाहिए थे, वो स्थिति वैसी रही थी। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी और सोनिया गांधी या कोई भी इस तरह के बड़े नेता, चाहे हम अटल जी की बात क्यों न कर लें, उनकी अपनी एक लिमिटेड क्षमता होती है, एक सीमित क्षमता होती है। लेकिन वही जो क्षमता अगर एक मजबूत स्थानीय नेतृत्व से जुड़ती है तो गाड़ी सरपट दौड़ने लगती है। यानी कि स्थानीय नेतृत्व की बड़ी भूमिका होती है। आपने कहा कि क्या वो आपस की जो खींचतान है उसको सल्टा देंगी, बहुत जगहों पर है। पंजाब में तो हमने देखा वो नहीं कर पाई। सिद्धू को उन्होंने बैक भी किया और जिस तरह से सिद्धू अमरिंदर सिंह के खिलाफ खड़े होते थे, कभी नहीं लगता था कि वो बिना किसी पीछे की सपोर्ट के वो कर रहे हैं। कई फोटोग्राफ्स आप देखेंगे प्रियंका गांधी के साथ उनकी, जिसके ज़रिए वो ये जानवाते थे लोगों को कि हम आलाकमान में प्रियंका जी से बहुत करीब हैं। मौजूदा राजस्थान की लड़ाई ही देख लीजिए। सचिन पायलट यकीनन प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के करीबियों में से हैं, पर प्रियंका गांधी या राहुल गांधी इस आपसी खींचतान को राजस्थान में ख़त्म कर पा रहे हो, ऐसा नहीं है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जो स्थानीय नेतृत्व अगर मजबूत है, कोई कैंडिडेट अगर बढ़िया है, तभी जाकर के प्रियंका गांधी हो या सोनिया गांधी हो या नरेंद्र मोदी हो वो कामयाब होते हैं। मैं ये कह रहा था कि नई ऊर्जा का संचार पूरे और राज्यों में भी, क्योंकि यूपी में भले ही वो बिल्कुल निष्क्रिय हो गया है वहाँ का जो नेतृत्व है स्थानीय, लेकिन और राज्यों में जहाँ पर थोड़ी बहुत आग बाकी है वहाँ पर थोड़ी और चिंगारी लगेगी। यकीनन। देखिए, वही बात प्रकारांतर से यूपी के बारे में आपने कही, स्थानीय नेतृत्व नहीं था और स्थानीय नेतृत्व नहीं होने से प्रियंका गांधी की जो चिंगारी थी तो वो भी कोई अग्नि प्रज्वलित करने में सफल वहाँ नहीं हो पाई।
है ना। तो वो स्थानीय नेतृत्व का मसला है। देखिए, केंद्रीय नेतृत्व की अपनी एक सीमा है। नरेंद्र मोदी जाकर के हर जगह चुनाव जितवाएंगे, ये उम्मीद करना भी थोड़ी बेमानी है, क्योंकि जब आप स्थिति अपनी नहीं बना करके रखेंगे तो नेशनल लीडरशिप कुछ नहीं कर पाता है। प्रियंका गांधी के मामले में देखिए, एक तो ये है कि अनटेस्टेड लीडरशिप है। यूपी के डिबाकल को साइड रखिए, क्योंकि उससे किसी नेता का आकलन नहीं हो सकता है, क्योंकि यूपी में पास्ट इट्स प्राइम है कांग्रेस। अब कहते हैं ना, जैसे शेयर मार्केट में स्टॉक्स नीचे चली जाती हैं, वो कब ऊपर आएंगी वो भविष्य के हाथों में है। तो अभी कांग्रेस के स्टॉक्स बहुत ही निचले स्तर पर हैं। तो जब आपके पास कुछ है ही नहीं पॉलिटिकल कैपिटल, तो उसमें आप कितना भी बड़ा नेता डाल देते, वहाँ कुछ नहीं होना था। तो इसलिए यूपी को साइड रखिए, लेकिन जहाँ जीत की संभावना थी वहाँ जीत में कन्वर्ट करा सकती है प्रियंका गांधी। ये हिमाचल ने और कर्नाटक ने साबित कर दिया है, खास तौर पे हिमाचल ने। और इसीलिए शायद ये जो पहला कार्यक्रम 12 जून का है, ये महाकौशल में लगाया गया है। अब महाकौशल में आता है क्षेत्र कौन सा, तो सबसे प्रमुख तो जबलपुर, जो केंद्रीय क्षेत्र कहलाता है महाकौशल का, और इसके अलावा छिंदवाड़ा भी उसी क्षेत्र में आता है। और छिंदवाड़ा कमलनाथ जी का गृह क्षेत्र कहा जाता है। और वहाँ जहाँ, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो करीब वहाँ पर 34-35 सीटें हैं उस पूरे क्षेत्र में, और 30 से ऊपर तो है ही, और उसमें ज़्यादातर सीटें जो हैं वो कांग्रेस ने जीत रखी हैं। बगल में विंध्य आता है, विंध्य प्रदेश जो कहलाता है उसमें बीजेपी हावी है। वहाँ की 30 सीटों में से मेरे ख्याल से 22-24 सीटें जो हैं अभी बीजेपी के पास है। तो बड़े स्ट्रैटेजिक तरीके से महाकौशल में अपने पकड़ को मजबूत बनाए रखने के लिए और विंध्य पर प्रभाव डालने के लिए बड़े स्ट्रैटेजिक तरीके से प्रियंका गांधी की पहली सभा कराई जा रही है इन दो क्षेत्रों में संदेश देने के लिए। उसके बाद तो फिर कहा यह जा रहा है कि उसके बाद वो विंध्य में अलग से भी करेंगी, फिर वो ग्वालियर चंबल क्षेत्र में भी अपना एक कार्यक्रम रखेंगी। उसके अलावा कहा जा रहा है कि वो फिर बुंदेलखंड के इलाके में भी अपना एक कार्यक्रम रखेंगी, और फिर मालवा निमाड़ में भी एक कार्यक्रम होने जा रहा है। तो इस तरह से सभी जो क्षेत्र हैं उसमें कार्यक्रम प्रियंका गांधी का लगाया जाएगा, इस बात के बारे में कहा जा रहा है। दूसरी एक तस्वीर आप याद करिए, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है कि जिस दिन कर्नाटक के नतीजे आने वाले थे, प्रियंका गांधी एक मंदिर जाती हैं और वहाँ वो पूजा अर्चना करती हैं, ध्यान में रहती हैं, और उसके बाद वो नतीजे आते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति में जो हिंदुत्व का एक कलेवर है, कांग्रेस के भीतर इस बात को रियलाइज किया गया है कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी की आस्था है उसको नजरअंदाज करने को सेक्युलरिज्म नहीं कहते, है ना। उसको समाहित करने के साथ साथ सभी धर्मों को समान इज्जत देने का नाम सेक्युलरिज्म अगर रखा जाए तो कैसा रहेगा। ये सोच प्रियंका गांधी की सोच है। अच्छा, प्रियंका को लगता है, मुझे उनकी जो भाषा शैली है या फिर उनके बोलने का जो अंदाज है, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी बहुत ज़्यादा प्रियंका गांधी को घेर पाते हो उनके बयानों को लेकर। वो कभी वायरल होती हुई, कि जैसे राहुल गांधी के बहुत सारे बयान सोशल मीडिया और तमाम जगह वायरल हो जाते हैं, प्रियंका गांधी का मुझे नहीं याद है कोई ऐसा बयान या फिर ऐसी उनके मुंह से कुछ ऐसा निकल गया हो जो नहीं निकलना चाहिए, जो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाता हो। तो वो एक संयमित नेता नजर आती हैं मेरे हिसाब से। हाँ, मैं देखता हूं जब उनको शुरुआती राजनीति जो उनकी रही उसमें जो सफलताएं उनको उस तरह से नहीं मिली। उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, और पॉपुलैरिटी उनकी कम थी ऐसा तो नहीं था, पॉपुलैरिटी तो थी, क्योंकि मैंने कई सभाएं उत्तर प्रदेश में कवर की इस 2022 के चुनाव में भी, और अजीब लोगों की उत्सुकता उनके प्रति और भीड़ इतनी ज़्यादा, लेकिन कन्वर्ट नहीं हो रही थी। तो उसने शायद एक परिपक्वता दी है, सिखाया है कि केवल भीड़ से वोट नहीं आते हैं। तो आपने देखा होगा कि लाभार्थी कैसे बनाए जाएं, पार्टी के लाभार्थी कैसे बनाए जाएं, जैसे बीजेपी और अरविंद केजरीवाल बना रहे हैं।
उस पर बहुत काम हुआ है और पहले ही प्रॉमिस कर दिया जाता है। मध्य प्रदेश में तो प्रॉमिस भी कर दिया गया। और इन सब चीज़ों के साथ प्रियंका गांधी के पॉपुलैरिटी को या राहुल गांधी के पॉपुलैरिटी को जोड़ा जाए। आपने जो बात कही प्रियंका गांधी पे हमलों की, देखिए एक बात याद रखिए, प्रियंका गांधी महिला हैं और महिला नेताओं पर जो स्टार पावर है बीजेपी का, पुरुष नेताओं का है वो। वहाँ कोई सोनिया गांधी नहीं है, वहाँ नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह, तो अटैक करना एक थोड़ा मुश्किल तो होता है। स्मृति ईरानी है लेकिन हाँ, पर स्मृति ईरानी है और वो मौके बेमौके वो प्रयास भी करती हैं, लेकिन उनका कद अमेठी में जीत के बाद बहुत बढ़ गया है। बावजूद उसके जब राष्ट्रीय स्तर की बात होगी तो उस वक्त प्रियंका गांधी जब वो राष्ट्रीय स्तर बनकर घूमेगी और तो उन पर हमला करना बहुत आसान नहीं होगा और ऐसा लगेगा कि टारगेटेड हमला किया जा रहा है अगर किसी एक नेता को उनके पीछे लगाया जाएगा। और हमला करना यानी कि परेशानी मोल ले लेना, और मौके भी आप देते हैं। और दूसरा ये रणनीति और अपनाई गई है कि प्रियंका गांधी को सेफ सीट से लोकसभा लाया जाए। तो उसमें विचार हो रहा है कि तेलंगाना की जो मेडक सीट है क्या वो वहाँ से चुनाव लड़ सकती हैं। उम्मीद है इस बार चुनाव लड़ेंगी और 2024 में वो चुनाव लड़ेंगी, इस बात की संभावना जताई जा रही है। तेलंगाना में वो विशेष प्रचार में अभियान में वो जुटेंगी। तेलंगाना कांग्रेस ने भी बहुत अनुरोध किया है, कर्नाटक का असर है। और वहीं पर मेडक के सीट से इंदिरा जी चुनाव लड़ चुकी हैं, तो मेडक की सीट से प्रियंका जी भी चुनाव लड़ें, ये वहाँ के स्थानीय जो इकाई है कांग्रेस की तेलंगाना की, उसने मांग भी भेजी है। और मेडक हमेशा से कांग्रेसियों के लिए बेहतर रहा, हालांकि बाद में वो केसीआर के साथ हो गया वो क्षेत्र, लेकिन कहा जाता है कि अभी भी कांग्रेसी आपको हर गांव में वहाँ मिलते हैं। हैदराबाद से 100 किलोमीटर के फासले में ही मेडक आता है। अगर उनकी लोकसभा में एंट्री हो जाती है और अगर वो प्रचार कार्य करती हैं और मध्य प्रदेश में और कुछ और जगहों पर मान लीजिए कि आशातीत परिणाम आने लग जाते हैं, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे प्रियंका गांधी वो स्तर प्राप्त कर रही हैं जो शायद वो जगह है जिसको आप कह रहे हैं कि सोनिया जी धीरे धीरे वेकेट करना शुरू कर रही हैं। और ये अपने आप में बड़ी विडंबना होगी कि सोनिया जी चाहती थी वो जगह वेकेट करना, लेकिन राहुल गांधी के लिए। पर धीरे धीरे देखिए कि परिस्थितियां ऐसी बनती चली जा रही हैं। हालांकि अभी भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का बहुत फासला है, पर इतना तय हो गया है कि दोनों का कोई कंपटीशन नहीं है। पूरक की तरह प्रियंका गांधी दरअसल राहुल गांधी के लिए अब बन गई हैं। अब वक्त आ गया है और यही वक्त है कि प्रियंका गांधी अब इलेक्शन लड़ें, क्योंकि अभी तक उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा है। वो पीछे से कैंपेनिंग करना और सपोर्ट करना, बाकी सब चीज़ें करती रही हैं। अब ये वक्त आ गया है। आपको क्या लगता है, आपने इतने करीब से राजनीति उनकी देखी है, अब वक्त आ गया है कांग्रेस के लिए भी कि अब वो मैदान में उतरें और अपने आप को चुनावी लिहाज से प्रूव करके दिखाएं। देखिए वाकया ये है कि मोदी जी के खिलाफ कौन लड़े 2019 में बनारस से खोजा जा रहा था। नहीं, ऐसी सीट से ना लड़े जहां पहुंचे ना, या फिर संभावना थोड़ी डगमगाए। आपको आश्चर्य होगा कि एक क्षण के लिए उनके दिमाग में ये विचार आ गया था कि मैं ही लड़ जाती हूँ और मैं टक्कर दे दूंगी। उन्हें रोका गया पार्टी नेतृत्व के द्वारा। अमूमन राजनीति में ऐसा कम किया जाता है कि आमने सामने की लड़ाई लड़ी जाती है किसी एक नेता को हराने के लिए, दूसरा उतना ही पॉपुलर नेता या उससे थोड़ा कम पॉपुलर नेता एक दूसरे के खिलाफ लड़ जाते हैं। भारतीय राजनीति में इसको अवॉइड किया जाता है ताकि सब लोग संसद पहुंचे और फिर संसद में वो बहस मुहावजा हो। ये ना हो कि एक दूसरे से लड़ करके वहीं खर्च हो जाए। लेकिन उनके दिमाग में ये विचार था कि भाई मोदी जी के खिलाफ कोई बड़ा कैंडिडेट मिलना बड़ा मुश्किल है। कांग्रेस के भीतर ऐसा कौन है या सपा के भीतर ऐसा कौन है जो मोदी जी के सामने खड़ा हो जाए, देश के प्रधानमंत्री जहां से लड़ रहे हैं। तो उसके लिए कोई मर्क्यूरियल बहुत ही ऐसा कैंडिडेट चाहिए था जिसका भी नाम पूरे देश में हो। तो उन्हें परसुएड किया गया और इसमें राहुल गांधी की भूमिका थी। उन्होंने कहा कि कोई भी राजनीतिक करियर ऐसे लॉन्च नहीं होना चाहिए जिसमें जीत की संभावना कम और हार की संभावना ज्यादा हो। तो आपको ऐसा नहीं करना है। तो चुनाव लड़ने के लिए प्रियंका हमेशा से तत्पर हैं और आप 2024 में इस बात को देखेंगे कि शायद
वो कोई सीट से चुनाव लड़ती आपको नजर आएंगी भी, क्योंकि ये वक्त है जिसमें कि प्रियंका गांधी की कांग्रेस की राजनीति में एक निश्चित भूमिका बन गई है। वो परिवार की मदद के लिए अब नहीं है, वो पार्टी की मदद के लिए अब है। ऐसा आम कांग्रेस कार्यकर्ता मानने लगा है कि वो केवल गांधी परिवार के मदद के लिए या गांधी परिवार तक उनकी भूमिका महदूद है। अब ऐसा नहीं रह गया है। कांग्रेस को बचाना है तो प्रियंका को लाना है, ऐसी सोच वाले मैं आए दिन लोगों से मिलता रहता हूं। उनकी आवाज़ें ऊपर तक नहीं पहुंच पाती हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो संदेश नेतृत्व तक आ गया है। शायद यही वजह है कि अब प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश से हटाकर राष्ट्रीय राजनीति में भूमिका दी जाएगी, और इसकी शुरुआत होगी तब जब अगले कुछ दिनों में मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी नई टीम का गठन करेंगे, ऐलान भी करेंगे। एक तो अनुभव मल्लिकार्जुन खड़गे का, राहुल गांधी का जोश, युवा शक्ति प्रियंका गांधी का जोश मिलकर जो है, मैं इसीलिए कह रहा था कि युवा का आपने जो है नया परिभाषा गढ़ दिया। नहीं, युवा उम्र से खैर, क्योंकि राजनीति के लिए आप मानिए कि जो 50 साल के करीब है वो युवा ही कहे जाते हैं। अखिलेश यादव, जब हम इलेक्शन देख रहे थे, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ, पत्रकार 50 साल के क्या कहे जाएंगे? उनके लिए तो आप ही बेहतर परिभाषा गढ़ सकते हैं, मैं तो उस काबिल नहीं हूँ गढ़ पाऊँ। चलिए, हम लोग क्योंकि कांग्रेस की बात कर रहे थे, तो अब ये सब फैक्टर्स मिलकर कांग्रेस को 19 वाला हाल शायद ना करे, उससे बेहतर ही कांग्रेस इस बार करे। अगर नेशनल पॉलिटिक्स में प्रियंका गांधी आ रही हैं, इलेक्शन लड़ रही हैं, तो एक देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या होने वाला है। हमारे दर्शक भी बताएं उनको क्या लग रहा है। प्रियंका गांधी अगर नेशनल पॉलिटिक्स में आती हैं तो क्या बदलाव वो देखते हैं, उनके लिए प्रियंका के क्या मायने हैं सियासत में, कांग्रेस के लिए, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।